हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी की इस श्रृंखला में टॉपिक को थोड़ा सा कुछ आगे की ओर ले चलते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला के 2 अंग होते हैं, स्वर और व्यंजन, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके पश्चात आप लोग स्वर की एक कैटेगरी को पढ़ चुके थे, जिसमें था उत्पत्ति एवं निर्माण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं उच्चारण अथवा मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं आप लोगों को एक एक तरीके से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस या आप किसी भी वनडे एग्जाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए यह आपका क्लास बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग यहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या, स्वर। तो स्वर की पहली कैटेगरी को हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जिसमें मूल स्वर पढ़े, मूल दीर्घ स्वर पढ़ लिए, संयुक्त स्वर को भी पढ़ चुके हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आइए, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, चलिए समझिए क्या होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है क्या, छोटा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक मात्रा। ह्रस्व का मतलब होता है एक मात्रा। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या बातें समझ पाए? ह्रस्व स्वर में देखिए, ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, या छोटा को हम कह सकते हैं कम। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए समझ लेते हैं इसकी डिफिनीशन। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वो स्वर होते हैं जो ह्रस्व होते हैं। तो इसके अंतर्गत एक छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये आपका री हो जाएगा। यही 4 आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। देखिए, व्यवहारिक जीवन से यदि ह्रस्व स्वर को समझेंगे तो व्यवहारिक जीवन में ह्रस्व स्वर क्या होता है, जैसे आपके करीब कोई व्यक्ति है, कम डिस्टेंस पे है, आपके बगल कोई व्यक्ति बैठा है, तो इस तरीके के व्यक्ति को बुलाने के लिए हम ह्रस्व स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मात्रा का समय लगता है। जैसे एक व्यक्ति है, राम है, मेरे जस्ट बगल बैठा है, तो हमने राम को बुलाने के लिए कैसा प्रयोग किया, राम, राम इधर आओ। इसका मतलब इसमें एक मात्रा का समय लगा, मुझे ज़्यादा आलापना नहीं पड़ा, इसे हम कहते हैं एक मात्रा, मतलब ह्रस्व स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरी बात को समझिएगा। दूसरी बात क्या है, दीर्घ स्वर। दूसरी बात को यह समझना है कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। आप बात से समझ पा रहे हो, दीर्घ का मतलब होता है मेरे भाई क्या, बड़ा। बड़ा, और बड़ा बोले तो यहाँ पे एक मात्रा और यहाँ पे कितनी मात्रा, 2 मात्रा। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या यह बातें समझ में आई? तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से स्वर आपके दीर्घ होते हैं। तो दीर्घ स्वर में सबसे पहले आपका बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरीके से ऐ,
ए ओ औ। अब देखिए टोटल 7 हुई है कि नहीं हुए, 2 2 4 2 6 और ये 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, जबकि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी, 4 थी। यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। इसी तरीके से अब अगले स्वर की ओर चलते हैं। अगला स्वर है आपका प्लुत स्वर। अगला स्वर आपका क्या है, प्लुत स्वर। देखिए ये प्लुत स्वर क्या होते हैं, देखिए ऐसे स्वर जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लेते हैं, ऐसे स्वर या जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। बातें समझ पाए या नहीं। तो ये 3 प्रकार के आपके उच्चारण या मात्रा के आधार पे स्वर होते हैं। एक बात आप रिवीजन करेंगे, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब छोटा अर्थात कम समय। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण 1 मात्रा का समय लेता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये 3 प्रकार के स्वर होते थे। देखिए यहाँ पे जो प्लुत होता है, प्लुत की संख्या कितनी होती है, तो प्लुत स्वर की संख्या होती है, प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। और प्लुत स्वर में आप जैसे एग्जाम्पल कौन सा स्वर आपका प्लुत होगा, ये आपका लिखा है ओम। ये आपका क्या लिखा है, ओम। तो ये जो 3 लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है और 3 मात्रा का समय लग रहा है। ओम को बोलने में 3 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसे हम प्लुत स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। क्या यह इतनी सी बात समझ में आई, प्लुत स्वर समझ में आया। आगे चर्चा करेंगे कि प्लुत स्वर की जो संख्या 8 होती है, ये कौन कौन से प्लुत स्वर हैं जिनकी संख्या 8 होती है, मतलब कौन से 8 प्लुत स्वर हैं। अभी आप यहाँ तक ऐसे समझिएगा। चलिए आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो प्लुत स्वर की संख्या होती है 8 होती है, और 8 कौन से प्लुत स्वर होते हैं, इसको हम लोग एक जगह मेंशन कर लेते हैं नोट्स में। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। प्लुत स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इनको समझ लीजिएगा। पहली बात तो जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं ना, आप दीर्घ स्वर को आप लिख लीजिएगा, दीर्घ स्वर को आप लिख लीजिएगा ऐसे ऐसे। उसके बाद एक आपका इसमें री भी जुड़ेगा, और आपका ए ओ औ। ये आपके 8 प्लुत स्वर हैं। अब देखिए ये आपके जो दीर्घ स्वर हैं, अब इन्हीं में आप या 3 मात्रा लगा दीजिए, सब में 3 मात्रा ऐड कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा बड़ा वाला रू, ठीक, बड़ा वाला ऊ। और यहाँ पे 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा 3 मात्रा और 3 मात्रा। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल प्लुत स्वर की संख्या कितनी हो गई भाई साहब, 8 हो गई। तो याद रखेंगे यहाँ से, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। और 8 कौन कौन से होते हैं, हमने इसको आपको बता दिया। ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं, स्वर को जिह्वा के आधार पर कितने तरीके से बांटा गया है। मतलब यह है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आइए समझते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो जाएगा क्या, अग्र स्वर हो जाएगा,
अग्र स्वर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मध्य स्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। ये 3 तरीके के स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर। मतलब यह है कि जो जिह्वा के आगे वाले भाग से बोला जाएगा, आगे वाले भाग से जो बोला जाएगा उसे अग्र स्वर, और जो जिह्वा के पीछे वाले भाग से बोले जाएंगे उन्हें पश्च स्वर, और मध्य में किसे कहेंगे, तो जो जिह्वा के मध्य में जाकर के स्वर फंस जाएगा उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। अब देखिए आपको इमेजिन करवा रहे हैं। देखिए अग्र स्वर का मतलब होता है कि जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग मतलब ऐसे स्वर जो जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाएं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही अग्र स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा अग्र स्वर होते कौन कौन से हैं, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं इसको समझिएगा। ये हो जाएगा ई ए री। अब इसको आप लोग पढ़िए। देखिए हमने कहा कि अग्र स्वर वे होते हैं जो जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो जैसे हमने कहा ई, तो देखिए जिह्वा का अग्रभाग से ही तो बोल रहे हैं, कहाँ पीछे जा रहा है या मध्य में जा रहा है। जैसे कह रहा है ई ए री, तो ये जिह्वा के अग्रभाग तो बोल पा रहे हैं, ये जिह्वा का अग्रभाग ही है जिससे हम बोल पा रहे हैं। जैसे ई ए री, यही तो है आपका अग्र स्वर। इसी तरीके से मध्य स्वर की बात करेंगे तो मध्य स्वर का मतलब होगा कि वह स्वर जो जाकर के जिह्वा के बीच में फंस जाए उसे मध्य, या जिह्वा के जो मध्य भाग से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा आ, अब देखिए आ जाकर के बीच में लपिट जा रहा है, इसका मतलब है इस मध्य स्वर में केवल और छोटा आ आएगा, केवल छोटा आ आएगा। बातें इतनी समझ में तो आ गई होंगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अग्रभाग को तो आप दिमाग के कॉन्सेप्ट से तैयार रखेंगे, ई ए री, क्योंकि ये अगले वाले भागी से बोल रहे हैं। बचा बीच में क्या, मध्य स्वर बीच में फंसा और ये क्या हो जाएगा, एक छोटा वाला आ। बाकी जितने भी स्वर आप लोगों के बचे हुए हैं अब वो सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। मतलब जिह्वा के पश्च भाग से जिनका उच्चारण होता है या बोले जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। आइए अब समझ लेते हैं कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। अब देखिए इसमें पश्च स्वर की बात करेंगे तो आप बड़ा आ लिख सकते हैं, बड़ा आ लिखेंगे, दोनों ऊ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से ओ लिखेंगे, इसी तरीके से क्या लिखेंगे, औ लिखेंगे। अब आइए स्वर की संख्या कितनी है, हमारे हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, 11 है, 5 और यहाँ पे 5 5 5 10 और 10 1 11 और टोटल 11 के 11 को क्या कर दिया हमने, बांट दिया। क्या इतनी सी बात मेरे भाई समझ में आई? जिह्वा के आधार पर जो स्वर के भेद हम बताए, 3 भेद, क्या इन 3 भेद को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर पाए, समझ पाए? अग्रभाग आगे से बोला जाएगा, मध्य में आ फंस जाएगा, शेष बचा हुआ सारा भाग पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह स्वर जो जिह्वा के पिछले वाले भाग से या पीछे से बोले जाते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्या बातें समझ में आई? अब चलते हैं ओष्ठ वृत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ओष्ठ वृत्ति के आधार पर आप यहाँ तक टॉपिक को क्या करें, इसको अच्छे से नोट डाउन करें, अपनी नोट्स में इसे मेंशन करें। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं ओष्ठ वृत्ति के आधार पर। ओष्ठ वृत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं। एक आपका होता है वृत्ताकार, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है आवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार। देखिए वृत्ताकार का मतलब होता है कि आप स्वर को पढ़िए और स्वर को पढ़ने पर जब आपकी ओष्ठ
ओष्ठ वृत्ति जो होती है, एक गोलाई एक तरीके की सर्कल बन जाती है तो वह वृत्ताकार होती है, और जिसमें सर्कल नहीं बन पाती है वही अवृत्ताकार होती है। तो देखिए ऐसा क्या है, इसमें एक वृत्ताकार में हो जाएगा ऊ। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं ऊ, तो ओठ देखिए सर्कल नुमा बन जा रहा है कि नहीं, ऊ बन जा रहा है। इसी तरीके से ये बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ओ औ ऊ ओ औ आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जो आपके 4 स्वर दिखाई दे रहे हैं, ये 4 स्वर वृत्ताकार होते हैं। बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। क्या यह इतनी सी बात को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में हमारा ओष्ठ एक सर्कल नुमा या एक वृत्ताकार संरचना बन जाए, वही क्या होती है, वही होता है वृत्ताकार स्वर। बातें समझ पाए कि नहीं। इमेजिन है, वर्णमाला इमेजिन है। अगर शायद मेरे इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे तो शायद वृत्ताकार आपको और अवृत्ताकार इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछले वाले आप स्वर को समझ पाए होंगे, अग्र पश्च और मध्य को, अगर कॉन्सेप्ट मेरा समझ पाए होंगे तो शायद इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या इस बात को आप समझ पाए। तो शेष जितने बचे हुए हैं स्वर, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार में आ जाएंगे। तो अवृत्ताकार में कौन कौन से आ सकते हैं। अब देखो दोनों आ बचा हुआ है यहाँ पे, आ, दोनों ई, दोनों ए, क्या बचा, री बचा। आप देख लीजिएगा, ये 2 2 2 4, 2 6, 1 7 और 7 4 11। टोटल स्वर की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। मेरे दोस्त, क्या यह स्वर के कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ पाए। कल की क्लास में हम लोगों ने स्वर को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। स्वर के एक टाइप को हमने अच्छे से बताया। आज भी स्वर की 3 कैटेगरियां बताई, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ वृत्ति के आधार पर। कल हमने उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर बताया था। ये शायद सारी बातें आप लोगों को स्वर से रिलेटेड सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम अब लोग शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप पूरा कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में। उसके बाद हम व्यंजन की ओर चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन की ओर। चलिए समझते हैं व्यंजन की ओर, व्यंजन क्या होते हैं। कल हम आप लोगों को एक बात बताए थे कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला में वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीका जो होता है, या व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहा जाता है। हमने एक कॉन्सेप्ट को यह भी बताया था कि वर्णमाला जो होती है या एक सीरियल से होता है, एक क्रम से होता है, इन्हें हम क्रमबद्ध कहते हैं। लेकिन व्यवस्थित का मतलब थोड़ी सी आपको बात को इसलिए नहीं बताए थे कि अब उसकी बताने की बारी आई है। देखिए व्यवस्थित का मतलब होता है कि जैसे आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला में एक आपका कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले स्वर का। इसी तरीके से आपका व्यंजन आएगा तो व्यंजन में आप स्पष्ट व्यंजन पढ़ेंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे, फिर ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह एक व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, इसलिए हम कह देते हैं कि वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप है। तो सबसे पहले स्वर है, स्वर के बाद व्यंजन में स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसी तरीके से एक सेक्वेंस में लिखा हुआ है। तो ये आपका वर्णमाला का कॉन्सेप्ट था। तो अब आ जाइए समझते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन होता क्या है। व्यंजन वे होते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन वही होते हैं कि जो खुद किसी भी वर्ड को बोलने के लिए वो किसी स्वर की सहायता लेते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसे ही हम कह देते हैं व्यंजन। अब देखिए आप एक व्यंजन को लिखिए, एक व्यंजन आपका क्या है, का लिखा हुआ है। तो जैसे आप का है, इसी तरीके से खा है, इसी तरीके से गा लिखा हुआ है। अब पढ़िए का, तो लास्ट में आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, खा गा।
तो इसका मतलब यह है कि इस का के साथ का प्लस आ रहा है और इस खा के साथ खा प्लस आ रहा है और गा के साथ भी गा प्लस आ रहा है। ये हो जाएगा गा प्लस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि ये का आपका क्या हो गया, ये आपका का व्यंजन हो गया और ये आपका आ क्या हो गया, स्वर हो गया। तो यह जो का व्यंजन है, हम यदि इसको बोल रहे हैं तो हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है या बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। इसी तरीके से हमने गा को क्या कहा, व्यंजन कहा, और आ को क्या कहा, स्वर कहा। इसका मतलब इस गा को बोलने के लिए आ की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता से ये नहीं बोले जाते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई बात जो सता रही हो आप लोगों को? अब बात को समझिएगा, जब ये व्यंजन किसके सहारे बोले जा रहे हैं, स्वर की सहायता से, तो क्या ये व्यंजन स्वतंत्र होंगे या अस्वतंत्र होंगे? नहीं भाई साहब, ये अस्वतंत्र होंगे। क्योंकि ये कोई भी काम कर रहे हैं बिना स्वर की सहायता लिए नहीं कर पा रहे हैं, बिना स्वर के सहारे कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं। बातें समझ में आई? चलिए अब शुरुआत करते हैं व्यंजन के प्रकार की ओर। चलिए समझते हैं व्यंजन के प्रकार। आइए समझते हैं यह जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के कई प्रकार होते हैं। व्यंजन के प्रकार देखिए, वैसे तो जो व्यंजन होते हैं, एक व्यंजन होता है आपका स्पर्श व्यंजन, एक व्यंजन होता है आपका अंतस्थ व्यंजन और एक होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये व्यंजन की कैटेगरी की बात करेंगे तो ये आपकी 3 ही प्रकार की कैटेगरी होती है व्यंजन की। लेकिन इसके बाद में हिंदी में और सारे व्यंजन पढ़ने को मिलते हैं, जैसे द्वित्व व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है और इसी तरीके से आपका एक व्यंजन और है संयुक्त व्यंजन है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती है हिंदी के अंतर्गत। लेकिन प्रायः जो आपके व्यंजन के प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये का से लेकर के मा तक होते हैं और इनकी टोटल संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो इनकी संख्या होती है 4 11 अलावा, और उस व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और टोटल जो व्यंजन होते हैं 25 4 29 और ये आपका क्या हो जाएगा 33। टोटल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल व्यंजन की संख्या हो जाती है 33। यह इतनी सी बात आप लोग समझ पाए। अगर इतनी सी बात को आप लोग समझ पाए होंगे, देखिए जो व्यंजन के प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन हिंदी में हमें द्वित्व व्यंजन पढ़ना है, द्विगुण व्यंजन पढ़ना है, संयुक्त व्यंजन भी पढ़ना है, तो हिंदी में कई सारे नासिक के व्यंजन पढ़ने हैं। तो इसके तहत हिंदी में कई सारे व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रायः व्यंजन के आपके 3 ही टाइप होते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं। अब यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलिए हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। इसको आपको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक, समझिएगा, सबसे पहले आपका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 2-3 बातों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। शायद यहाँ पे जो आपके वर्णमाला लिखे जाएंगे, इसी वर्णमाला में शायद हो सकता है सारी बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए इनकी जो संख्या होती है एक का से लेकर के मा तक, टोटल इनकी संख्या होती है 25। इतनी सी बात को आप जरूर ध्यान रखिए। देखिए डिफिनीशन लिखवा देंगे, रटवा देंगे, कोई मतलब नहीं करेगा, लेकिन आपको समझना है कॉन्सेप्ट कि स्पर्श व्यंजन वास्तव में होता क्या है। स्पर्श व्यंजन एक लाइन में आप समझ लीजिएगा। आप स्पर्श व्यंजन को बोलिए और बोलने के पश्चात आपके मुख का जो अलग अलग स्थान है, पूरे मुख में जो अलग अलग स्थान है, सब जगह से प्राणवायु निकलती है। नहीं बात समझ पा रहे हैं? फिर से भी समझाएंगे। कहने का मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में प्राणवायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, मतलब मुख के सभी भागों को क्या कर देती है, स्पर्श कर देती है। वही आपकी क्या होती है, वही आपका स्पर्श व्यंजन होता है।
क्या यह बातें समझ पाए? नहीं समझ पाए? फिर से समझाएंगे, अभी थोड़ा आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए स्पर्श व्यंजन को लिख लीजिएगा, इसे अभी वन लाइनर लिखा रहे हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं इसको समझिएगा। ये हो जाएगा का, चा, टा, ता, पा। ठीक, एक का से लिखेंगे आप, का, खा, गा, घा, अंगा, ना, या, ठा, ढा, अड़ा, धनुष, ना। ये हो गया। ठीक, अब इस इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है। देखिए ये जो का होता है ना, ये जो का मुखिया, जैसे मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं और इसका मुखिया का है, तो उसी के नाम से क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक परिवार में पिताजी हैं, पिताजी या दादाजी हैं, ठीक, तो दादाजी हैं तो जो निमंत्रण कार्ड आएगा, निमंत्रण कार्ड वह दादाजी के नाम पर आएगा। इसका मतलब है कि दादाजी के नाम पर यदि कोई भी कार्ड आया तो पूरे घर के व्यक्ति के लिए समझ लीजिएगा निमंत्रण मान लिया जाता है। ठीक, उसी तरीके से इस पूरे वर्ग का लीडर कौन है, का, इसका मतलब इसको बोल दिया जाता है का वर्ग। इसी तरीके से इसे बोल दिया जाएगा चा वर्ग, इसको बोला जाएगा टा वर्ग, इसको बोला जाएगा ता वर्ग, इसको बोला जाएगा पा वर्ग। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के पहले जो पहले वर्ग के जो पहले अल्फाबेट हैं उन्हीं के नाम पे वर्ग बना दिया जाता है, उन्हीं का वर्ग दे दिया जाता है। ठीक, अब देखिए एक आपको एक पॉइंट लिखवाए कि इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई यह 5 वर्गों में विभक्त होता है। अगर एक वर्ग में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 5 हैं, सब में 5 हैं कि नहीं है, 5 रो है और 5 कॉलम है। इसका मतलब यह होता है कि एक वर्ग में 5 अल्फाबेट, तो 5 वर्ग में कितने, 25। इसीलिए स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, इन स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 होती है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ? यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। देखिए ये आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग 5 वर्गों में विभक्त है, इसलिए स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। शायद मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन आप अच्छे से समझ पाए। अभी आपको स्पर्श व्यंजन की कुछ खास बात बता रहे हैं। अभी आप समझिएगा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनके उच्चारण स्थान कैसे करेंगे। देखिए ये जो आपका होता है का वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ता वर्ग का इसका तालु होता है, कंठ तालु, इसका क्या होता है, मूर्धा होता है, इसका क्या होता है, दंत होता है, और इसका क्या होता है, ओष्ठ होता है। मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं? हम आपको स्पर्श व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ यह समझाना चाह रहे हैं कि 5 वर्गों में विभक्त है तो वर्गीय व्यंजन, और किस वर्ग का क्या उच्चारण स्थान होता है और इनकी संख्या 25 है, कैसे। ठीक, अब देखिए इन 5 को का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। जैसे अब पढ़िए का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए सब में कंठ हमारा हिल रहा है या नहीं, मतलब कि कंठ में एक तरीके की हवा उत्पन्न हो रही है, का, खा, गा, तो कंठ में गूंज उत्पन्न हो रहा है, तो का, खा, गा, घा ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ेंगे चावर को, चा, छा, जा। देखिए तालु का प्रयोग हो रहा है या नहीं, तो कंठ तालु मूर्धा। जैसे आप इसका दंत कहेंगे, जैसे देखिए ता, देखिए दंत, ता आ रहा ही नहीं, दंत दांत पे ता पढ़ने पर दांत पे आ रहा है कि नहीं, दंत, ता, ता, था, दा, धा, ना, सब दंत पे आ रहा है नहीं। तो कहने का मतलब है का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। क्या बातें समझ में आई? अब यहाँ पे मेरे बताए हुए एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से फॉलो करिएगा। क्या
हमने बताया कि ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये मुख के अलग अलग सभी भागों को स्पर्श करते हैं। ये आपकी शॉर्ट वे में अपने तरीके से हम समझाने के लिए डेफिनेशन लिखे हैं। मतलब हम का को पढ़े तो मेरा कंठ डिस्टर्ब हुआ, चावर को पढ़े तो तालु, मतलब का से लेकर के यदि हम मां तक पढ़ रहे हैं तो ये मेरा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ पांचों भाग स्पर्श कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन इसे कहते हैं। क्या यह बातें समझ में आ गई? क्या यह बातें समझ में आई? इसीलिए पहले हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए? क्योंकि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होता है। अब जब का से लेकर के मां तक सभी के 25 वर्ड को हम पढ़ेंगे तो मेरा कंठ भी डिस्टर्ब होगा, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ सभी चीजें स्पर्श होंगी। इसलिए सभी को जो स्पर्श करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन शायद बहुत अच्छे तरीके से अब आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। आप लोगों को स्पर्श व्यंजन शायद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अन्य टॉपिक को लेकर के अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आप लोगों की यह क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया गया था। जो बातें आप लोगों को न समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को एक लाइक करें। इतना मेहनत करने के पश्चात चैनल को एक बार अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।